नमस्कार। पोल पाथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले लगभग आपकी 9 क्लासेस जा चुकी हैं और 1-2 क्लासेस आपकी और आनी है। इसके बाद जो आईआर से रिलेटेड सम क्वेश्चंस हैं, ये आपके बिल्कुल इसी के अंदर से आने चाहिए। जो क्लासेस मैंने आईआर पर दे दी हैं, इसी के अंतर्गत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा ऐसा एक गेस है, ये उम्मीद है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो हमने लगभग यहाँ पर डाल दिए हैं। तो इसी में से ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको रिपीटेडली पूछा जाता है, तो आप देख लें इनको। जितनी भी सीरीज हमने दी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इसलिए मैं अलग अलग टॉपिक पर एक सीरीज दे रही हूँ, ताकि आपको जिस टॉपिक पर पकड़ कम हो उस पर आप ज्यादा ध्यान दे लें और जिस पर पकड़ आपकी अच्छी है तो उस पर कम ध्यान दें। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस सीरीज को कैसे लेते हैं, कम ध्यान देना है या ज्यादा ध्यान देना है, ये पूर्णतया आप पर निर्भर है। लेकिन जो यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आप टॉपिक वाइज अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आप हमारा जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पोल पाथ के नाम से जो कि बना है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसा कुछ अगर वीडियो में डालती हूँ तो वो मैं पोल पाथ पे अपलोड कर देती हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देती हूँ, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पीजीटी, टीजीटी, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर एक्सप्लोर करें। वहां पर कोर्स वीडियो के नाम से सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, जिसमें आपको सारे कोर्स वीडियोस मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप अपने नोट्स बना करके तैयारी कर सकते हैं। मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन आपकी वहां पर कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। दूसरी बात, प्लेलिस्ट भी लगी हुई है प्रैक्टिस की, जिससे आप अपनी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि पूरी सीरीज को, पूरी जितनी प्लेलिस्ट लगी हुई आपने फॉलो कर लिया अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर जाना मुश्किल है। प्रैक्टिस और कोर्स वीडियो दोनों को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो। चलिए, ये हो गई इंफॉर्मेशन कुछ हमारे चैनल के बारे में। आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है जिसको अभिव्यक्त किया गया है किसके द्वारा? E.H. कार, जॉर्ज एफ केनन द्वारा, मॉर्गनथाउ द्वारा या हेनरी किसिंजर द्वारा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, मॉर्गनथाउ द्वारा राइट हो जाएगा। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है, यानी कि ये यथार्थवादी सिद्धांत है जिसको मॉर्गनथाउ द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण की माने तो शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। ये जो दृष्टिकोण है यथार्थवादी, ये शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। ठीक है, चलिए देखेंगे। मॉर्गनथाउ की जो फेमस पुस्तक है, बहुत ही फेमस है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका नाम मॉर्गनथाउ की पुस्तक, मैंने खुद कई बार बताया है, और यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको निश्चित ही पता होगा। आगे देखेंगे। 1950 के दशक में विकास प्रशासन क्यों उभरा? ऑप्शन है आपके पास, क्यों उभरा? पहला है उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाने के लिए। बी कह रहा है कि पहली दुनिया के देशों में तेजी से विकास लाने के लिए। सी कह रहा है पहली और तीसरी दुनिया के देशों के प्रशासन शासक बनाने के लिए। तीसरी दुनिया, और डी कह रहा है कि तीसरी दुनिया के देशों के आर्थिक विकास को भंग करने के लिए। और ई कह रहा है कि पहली दुनिया के देशों के आर्थिक विकास को भंग करने के लिए। तो यहाँ पर नो डाउट कि आपका पहला जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया के देशों में तेजी से विकास लाने के लिए 1950 के दशक में, डिकेड में, जो 1950 का डिकेड था, इसी में विकास प्रशासन का उद्भव होता है। विकास प्रशासन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विकास से संबंधित प्रशासन से लिया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? विकास से संबंधित प्रशासन। इस तरह से इसका अर्थ आप मान सकते हैं। और यह सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र के अर्थव्यवस्था में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह के बदलाव लाने की दिशा में एक प्रयास होता है। तो ये इसका कुछ सार है, और इतना अगर कॉन्सेप्ट आप अपने मन में बिठा लेंगे तो निश्चित ही इससे जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड संबंध होंगे वो आपके हल हो जाएंगे। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पद्धति है जिसके माध्यम से विकासशील देश उत्तर उपनिवेशवादी राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। ठीक है, तो कौन सी वो पद्धति है? यहाँ पर राजनय दिया हुआ है, आर्थिक सहायता, व्यापार और वाणिज्य। यहाँ पर जो आर्थिक सहायता है, आर्थिक सहायता की पद्धति से विकासशील देश उत्तर उपनिवेशवादी राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। आर्थिक सहायता की इस नीति को वर्तमान समय में नव साम्राज्यवाद के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो आप आर्थिक सहायता की पद्धति कह लें या नव साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद, क्योंकि अब जो है प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद तो नहीं, लेकिन नव साम्राज्यवाद में यही चीजें होती हैं कि आर्थिक तंगी के कारण जो अल्प विकसित देश हैं, वो जो विकसित देश हैं उनकी सहायता पे निर्भर करते हैं, उनकी सहायता पे डिपेंड रहते हैं और यहीं से उनकी पकड़ इन देशों में बनी रहती है। तो इसी को आर्थिक सहायता की पद्धति यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर औपनिवेशक राज्य के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासकीयता एक निरंतर एवं वर्धमान सरोकार है। यह एक सशक्त राज्य को एक निरंकुश राज्य से विभेदित करता है। तो प्रशासकीयता एक निरंतर एवं वर्धमान सरोकार है। 2 सेंटेंस यहाँ पर दिया है और इसमें सिर्फ पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है और कोई भी सही नहीं है। ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है वो राइट है। फर्स्ट एवं सेकंड दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? वुड्रो विल्सन है, रॉबर्ट टकर है, रेमंड ओरान है या हैंस जे मार्गेनथाउ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो रहा है। हैंस जे मार्गेनथाउ जो है ये वास्तविक प्रमुख समर्थक माने जाते हैं यथार्थवादी की। और आपका एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि जो यथार्थवादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत का हैंस जे मार्गेनथाउ ने अपनी कौन सी पुस्तक में इस सिद्धांत की बृहद व्याख्या की है, यानी कि एक विस्तृत व्याख्या किसमें की है? तो वो आप बुक का नाम हमें बताइए, किस पुस्तक में इस सिद्धांत की इन्होंने अच्छे से व्याख्या की है। ये आपका है क्वेश्चन और इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा जोड़ा विमेल है? कार्ल डायस संचार उपागम, हंस जे मार्गेनथाउ यथार्थवादी सिद्धांत, थॉमस सेलिंग खेल सिद्धांत, मार्टिन सुबिक सर्वहारा अंतरराष्ट्रीय वाद। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से एक जो है विमेल है। तो जो सर्वहारा अंतरराष्ट्रीय वाद मार्टिन सुबिक का नहीं है, बाकी की सभी सही हैं। इनका संबंध किससे है? गेम सिद्धांत से है। यानी कि हम मार्टिन सुबिक की बात करें तो ये भी खेल सिद्धांत से ही आते हैं। गेम थ्योरी से आते हैं ये। ठीक है, तो ये आपका गलत है और आंसर भी आपका यही हो जाएगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर है और इसको फटाफट जिस चीज का आंसर आपको पता है उसका आंसर करते रहिए। इससे आपका फायदा ये होगा कि आपका फिक्सेशन आता है तो फिक्सेशन होगा, और नहीं आता है यदि आप गलत आंसर देंगे तो आपका वहां पर ध्यान जाएगा कि अच्छा ये आंसर मैंने गलत किया था और इसका आंसर ये हुआ। तो इस तरह से आपका फिक्सेशन बहुत तेजी से और लॉन्ग समय के लिए होता है। जब हम कोई चीज गलती करते हैं फिर उसमें सुधार करते हैं तो हमारा फिक्सेशन बहुत ही तेजी से होता है। इसीलिए टेस्ट पेपर लगाने की सलाह इसलिए दी जाती है। आप कितना भी पढ़ लें लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब बहुत ज्यादा फैक्ट पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, बट यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप कोई फैक्ट में गलती करेंगे और उसका सही आंसर देखेंगे, वो सीधा आपके माइंड में फिक्स हो जाना है, सीधा, उसमें कोई आपको टेक्निक भिड़ाने की जरूरत ही नहीं है।
तो इसलिए कह रही हूँ कि प्रैक्टिस सेट जो है आप पक्का करते रहिए अपने बुक के पास, या फिर यूट्यूब पर आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं जो आपको सही नॉलेज, सही एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन करा रहा है, तो उसे फॉलो करते रहिए और आंसर उस टीचर के देने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ताकि सही है तो भी अच्छा है और गलत है तो आपका वहां पर फिक्सेशन जरूरी है। चलिए हम देखेंगे। अच्छा, अभी हम इस 7 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य की राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है, पूछ रहा है। प्राकृतिक साधन, तकनीकी, आबादी, अंतरराष्ट्रीय विधि। तो राष्ट्रीय शक्ति का तत्व कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय शक्तियों के कुछ तत्व होते हैं, हर एक चीज को हम राष्ट्रीय शक्ति जो है राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय विधि है ये राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है, जबकि प्राकृतिक संसाधन और तकनीकी एवं आबादी राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो राष्ट्रीय शक्ति क्या है, इसको अगर हम दूसरी भाषा में देखें तो राष्ट्रीय हित भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है इसमें क्या है, राष्ट्रीय शक्ति को राष्ट्रीय हित के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो अंतरराष्ट्रीय विधि है इसका राष्ट्रीय शक्ति या राष्ट्रीय हित से कोई लेना देना नहीं है, बाकी सभी चीजें आपके राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय शक्ति के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है? शक्ति संतुलन की बात हो रही है। विश्व जनमत, मैत्री, अंतस्थ, राज्य का निर्माण और शस्त्रीकरण। तो कौन सी शक्ति संतुलन? देखो, शक्ति संतुलन की भी कुछ पद्धतियां होती हैं जिनके द्वारा शक्ति संतुलन को किया जाता है। तो जो विश्व जनमत है ये शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है नहीं। ठीक है, यही नहीं है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन का अभिप्राय क्या होता है वो भी समझ लें। किसी विशेष राज्य की शक्ति अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली ना हो, या अन्य राज्यों को आवश्यकता से अधिक शक्ति अर्जित करने से रोकना भी शामिल है। तो समझ रहे हैं, ये है। कुछ बच्चे जो पुराने हैं उनको ये अर्थ आराम से पता होगा, लेकिन जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं इस तैयारी में तो उनके लिए शक्ति संतुलन एक नया वर्ड है और इसको अच्छे से उनको समझना चाहिए। तो इसका अगर सार देखें तो यही है कि किसी राज्य या राज्य का मतलब यहाँ पर आईआर में क्या है, राजनीति में जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें राज्य का मतलब देश से होता है, और इसका मतलब है शक्ति संतुलन का कि कोई भी शक्ति जो देश है वो शक्तिशाली ना हो, अन्य राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली ना हो, ये ध्यान रखना है। और यदि वो शक्ति अर्जित कर रहा है तो उसे शक्ति अर्जित करने से रोको, ताकि वो शक्तिशाली बन भी ना पाए। तो रोकना भी उसमें आ जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई कहाँ हुई? वेस्टफेलिया संधि में, म्यूनिक समझौते में, राष्ट्र संघ के प्रसंविदा में, या संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में? कहां पर होती है ये? तो जो सामूहिक सुरक्षा है, राष्ट्र संघ की संविधा में सर्वप्रथम सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा प्रकट हुई थी। तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी राइट। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय भी समझ लें, एक सबके लिए और सब एक के लिए। अर्थात यदि किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो अन्य राज्य यानी कि अन्य देश मिलकर उसका सामना करेंगे। तो ये हुआ कि जितने समूह में होंगे वो सभी मिलकर उस देश पर आक्रमण कर देंगे। और यदि तो वही है कि एक सबके लिए सब एक के लिए, ये है इसमें सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा में ये बात आती है। चलिए आगे देखेंगे। इसमें जो तटस्थ रहना, अहस्तक्षेप, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा में कौन सी चीजें, कौन से तत्व नहीं है। तो ये सारी चीजें नहीं होती, इसमें आप तटस्थ नहीं रह सकते हैं, इसमें आप ऐसा अहस्तक्षेप की नीति नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि आप समूह में हैं। तो जो उसके रूल्स नियम है, यानी कि अगर किसी देश पर होता है हमला तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, तो खड़ा होना पड़ेगा। आगे देखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। देखते हैं दूसरा, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्वक निपटारे का निम्न में से कौन सी पद्धति नहीं है? शांतिपूर्वक निपटारे जो होते हैं किसके, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों में,
तो उनमें से नीचे के दिए हुए ऑप्शन में कौन सी पद्धति नहीं है? नाकाबंदी, वार्ता, विवाचन या समाधान। 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो नाकाबंदी है ये अंतरराष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्वक निपटारे की पद्धति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि वार्ता, समाधान, विवाचन अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक निपटारे की ये प्रमुख पद्धतियां हैं। और जो ये अगर नाकेबंदी का बात करें तो नाकेबंदी का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे हेतु अंतिम विकल्प के रूप में इसको लिया जाता है। अंतिम विकल्प के रूप में किया जाता है, यानी कि जब कोई विकल्प नहीं बचता तब नाकेबंदी पर आता है। तो ये है तो बट अंतिम विकल्प है, ठीक है, अंतिम विकल्प होता है। इसके पहले सारे विकल्प जो है अपना लिए जाएंगे। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य पूंजीवादी को उखाड़ फेंकना, वर्ग संघर्ष को तीव्र करना है, अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय की स्थापना करना है, नव साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन करना है। तो सबसे पहले इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज भी आपके पास पहुंच रही है, तो वीडियो को ज्वाइन करते ही सबसे पहले लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, ताकि हमारी मेहनत जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए जो हम मेहनत करते हैं, और उनके कमेंट पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यू होते हैं, तो हमें भी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि ठीक है, हमने मेहनत की तो बहुत सारे लोगों ने उसको यूज किया। तो ये काम बिल्कुल भी, जितने भी लोग जुड़ते हैं, ये काम करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ में इसको लाइक करें। सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर लें। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य पूछ रहा है, तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं इसमें से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय की स्थापना करना, ये जो है मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य है। सभी को पता है, जो भी थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं उन सबको पता है, मार्क्सवादी उपागम कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है और इनका प्रमुख लक्ष्य क्या है? राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है। ठीक है, कौन सा? राज्यविहीन, ना तो वहां राज्य होगा, राज्यविहीन एवं वर्गविहीन, वर्ग भी नहीं होगा, सभी समान होंगे वहां पर। वर्गविहीन जो है समाज की स्थापना करना है। राज्य नहीं होगा तो हम राज्य नहीं कहेंगे। राज्यविहीन, वर्गविहीन समाज की स्थापना करना इनका अंतिम लक्ष्य है। और ये कहते हैं कि क्षमता के अनुसार कार्य और जरूरत के अनुसार उपयोग, यानी कि क्षमता के अनुसार कार्य लिया जाएगा ऐसे समाज में, और जितनी उस मनुष्य की जरूरत होगी उतनी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको पैसे दिए जाएंगे, पैसे रुपए जो भी सुविधाएं हैं उसको दी जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ इनकी मेन बातें हैं। सार निकालिए अगर मार्क्सवादी उपागम का तो यही निकलता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, शक्ति का आशय यही है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिमाग और कार्यों पर नियंत्रण रखे। शक्ति से इस खेल का आधार है हित। निम्नलिखित में से यह किसने कहा? मार्गेनथाउ है ऑप्शन में, मैकियावेली है, F.L. सुमन है और जॉर्ज F. कैनन है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, राइट आंसर का प्रयोग करना है। तो निसंदेह ये मार्गेनथाउ का कथन है, इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, और इन्होंने राष्ट्रीय हित को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रीय हित है उसी को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। और मार्गेनथाउ जो यथार्थवादी उपागम के प्रमुख प्रवक्ता हैं, तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। इनकी बुक बताएंगे और यथार्थवादी सिद्धांत का कौन सी बुक में इन्होंने जो है व्याख्या की है, विस्तृत व्याख्या, वो भी आप बताएंगे हमको। कमेंट में सभी के आंसर आने चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है कि व्यवस्था सिद्धांत की संभावित विधि प्रयुक्त करता है जिससे राजनीति विज्ञान का विकास संभव है। यह किसका कथन है? जोसेफ फ्रेंकल हैं, कैपलॉन हैं, J.D. सिंगर हैं, रिचर्ड लिटिल हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? तो जो कैपलॉन है
यही सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त कथन कैप्लॉन के द्वारा ही दिया गया है। कैप्लॉन क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो ये आईआर के जो व्यवस्था सिद्धांत है, व्यवस्था सिद्धांत, इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं, ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन यदि आपको रिलेट हो रहा है तो उसको पक्का कीजिए, क्योंकि इस तरह से ज्यादा अच्छे से चीजें आपकी फिक्स होंगी और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहेंगी, और साथ में जो नेगेटिव मार्किंग होती है, ज्यादातर एग्जाम्स में होने लगी है, तो उससे भी आप बचेंगे। ठीक है, देखो इससे रिलेट होती हुई चीज एक और आती है, वो भी जान लें कि यदि हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करें, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करें, तो उसमें व्यवस्था सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कैप्लॉन माने जाते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करें तो डेविड ईस्टन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आईआर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आईआर जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति या आईपी कह लें आप, आईपी आईआर। ठीक है, इसमें व्यवस्था सिद्धांत के कैप्लॉन है। लेकिन अगर हम यहाँ पर राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की बात करें, ठीक है, तो इसमें व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रिलेट करते रहिए, इस तरह से ही पढ़ाई होती है। अदरवाइज चीजों को टुकड़ों में देखेंगे तो उतना आप श्योर नहीं हो पाएंगे। और व्यवस्था सिद्धांत के कौन है यहाँ पर? व्यवस्था सिद्धांत के हो जाएंगे डेविड ईस्टन आपके। अब देखिए, अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह से पढ़ाई आप बुक से करें, कहीं से करें, रिलेट करके करना ही पढ़ाई सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस के कौन है? डेविड ईस्टन है। व्यवस्था सिद्धांत सेम है। और आईआर में कौन है? कैप्लॉन है। याद रहेगा? भूलेंगे तो नहीं? बताइए, भूलेंगे या याद रहेगा, ये भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि यह संघ संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत के अधीन है? किसमें है? अनुच्छेद 7 है, अनुच्छेद 2 का सबसेक्शन 1 है, अनुच्छेद 13 है, या अनुच्छेद 8 है? कौन सा अनुच्छेद इसमें सही हो रहा है? जो कि आपसे बात पूछी गई है, तो ये कौन सा सही है वो आप बताएंगे। यहाँ जो अनुच्छेद 2 है उसका सबसेक्शन 1 है, उसमें ऐसा कहा गया है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 का सबसेक्शन 1 में ये वर्णित है कि संघ संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत के अधीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 111 अनुच्छेद हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसमें कुल जो है 111 अनुच्छेद हैं। इसकी स्थापना कब होती संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो सभी को पता है, फिर भी एक बार रिवीजन ले लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। तो ये पुराने लोगों का रिवीजन हो गया और नए लोगों का हो गया नॉलेज। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है क्या होती? स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है। इसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो 111 अनुच्छेद हैं। और ये बात जो कही गई है ये अनुच्छेद 2 के सबसेक्शन 1 में कही गई है। चलिए, इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन हमने आपको दिया, यस बोल तो दिया बट दिया नहीं, सर्कल नहीं किया है। चलिए, अनुच्छेद 2 का सबसेक्शन 1 आगे देखेंगे। क्वेश्चन 15 पर पहुंच गए हैं आप, और ये 9 यथार्थवाद से संबंधित है। क्या है कि 9 यथार्थवाद से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। पहला है रक्षात्मक यथार्थवाद का मुख्य भाव सुरक्षा दुविधा होना। आक्रामक यथार्थवाद का मुख्य भाव सापेक्ष लाभों का अधिकतम कारण होना। स्थिरता के लिए बहुध्रुवीयता पर बल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विद्यमानता तथापि इसका अनिवार्यता अराजक होना। ठीक है, ये सारी बातें हैं और इसमें से कौन है आपको त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। स्थिरता के लिए बहुध्रुवीयता पर बल, सी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। सबसे पहले 9 यथार्थवाद समझ लेते हैं। 9 यथार्थवाद क्या है? तो अगर हम 9 यथार्थवाद की बात करें तो ये यथार्थवाद का संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। यानी कि कोई चीज आई, उसको हमने थोड़ा उसमें सुधार किया, तो वो संशोधित वर्जन है ये। ठीक है, और 9
के बारे में जो बहुध्रुवता पर बल नौ यथार्थवाद के संबंध में सही नहीं है, शेष अन्य सभी सही हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉलस्टीन का विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसके स्थानपरक आयाम है परिधि, अपरिधि एवं मूल राज्य। इसके लौकिक आयाम है चक्रीय ताल, सेकुलर प्रवृत्तियां, रणनीति एवं कंप्यूटर गणना। ऑप्शन में है केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, कोई सही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, केवल यहाँ पर एक सही है। कई बार हमने वॉलस्टीन के बारे में बताया है कि जो विश्व अर्थव्यवस्था है इससे संबंधित इन्होंने एक जो विचार इनका है वो ये है कि परिधि, अपरिधि एवं मूल राज्य। तो कैसे हुए, परिधि हो गए ये, ठीक है, अर्धपरिधि हो गया ये राज्य और मूल राज्य हो गया ये, ठीक है। तो ये मूल राज्य है, ये अर्धपरिधि, अर्धपरिधि में जो विकासशील देश होते हैं जैसे इंडिया वगैरह ये सब आ जाते हैं, और जो अल्प विकसित देश होते हैं, गरीब देश होते हैं, ये अर्धपरिधि में आ जाते हैं। मूल राज्य हैं जो विकसित हैं, शक्तिशाली हैं, धनवान हैं, ये रिचेस्ट कंट्रियां इसमें आ जाती हैं मूल राज्यों में, ठीक है। और इन सभी का संबंध शोषणकारी होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, शोषणकारी संबंध कैसा है इनका, तो शोषणकारी संबंध है इन सभी के बीच में, क्योंकि जो मूल राज्य होता है ना ये इसका अर्धपरिधि और परिधि दोनों का शोषण करता है, जबकि जो ये अर्धपरिधि राज्य होते हैं ये परिधि राज्यों का शोषण करते हैं। तो इन सभी का शोषणकारी संबंध होता है। आगे देखेंगे सूची ए व सूची बी का मिलान करना है और नीचे दिए गए कोटों से आपको सही उत्तर देखना है। चलिए देख लेते हैं। विनिश्चय निर्माण की धारा और विचारक, व्यक्तित्व कारक अध्ययन, परिवेश अध्ययन, कर्ता अध्ययन, प्रक्रिया अध्ययन। तो जरा जो व्यक्तित्व कारक अध्ययन है ये अलेक्जेंडर एवं जूलियट जॉर्ज का है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। जो परिवेश अध्ययन है ये हेराल्ड एवं मार्गरेट स्पॉट से आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। कर्ता अध्ययन किससे संबंधित है, बर्नार्ड कोहन से संबंधित है, यहाँ पर 4 होगा। और प्रक्रिया अध्ययन किससे संबंधित है, तो ये जो प्रक्रिया अध्ययन है, प्रक्रिया अध्ययन यस जॉन बर्टन से संबंधित है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3142 ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कैदी की दुविधा परस्पर केवल धमकियों का खेल है। चिकन खेल धमकियों एवं वायदों का खेल है। इसमें से सिर्फ कह रहा है कि एक सही है, 2 सही है, दोनों सही हैं, कोई भी सही नहीं है, ऐसा यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया इसमें डी आपका राइट हो रहा है, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। देखो जो खेल सिद्धांत है इसमें कैदी को अन्य सामाजिक परिवेश से दूर रखा जाता है। खेल सिद्धांत के समर्थकों का मानना यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक खेल की भांति है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एम्पायर की भूमिका निभा रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। आगे देखेंगे। अगला है शीत युद्ध से संबंधित घटनाओं के सही आरोही कालानुक्रम को इंगित कीजिए। ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, बर्लिन नाकाबंदी, डीएन बियन फू का पतन, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, मार्शल योजना, कोमिन फोम, ट्रूमैन सिद्धांत, बर्लिन नाकाबंदी। यहाँ पर कोमिन फोम, बर्लिन नाकाबंदी, डीएन बियन फू का पतन और मार्शल योजना। यहाँ पर है डीएन बियन फू का पतन, मार्शल योजना, बर्लिन नाकाबंदी और कोमिन फोम। ये यहाँ पर सारे जो है ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही क्रम जो है आपको बताना है। तो सही क्रम इसमें यही है कि ट्रूमैन सिद्धांत ये कब आता है, 1947 में आता है। फिर मार्शल योजना कब आता है, ये आता है 1948 में आता है। बर्लिन नाकाबंदी कब आती है, 1949 में आती है। और डीएन बियन फू का पतन सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। सबसे पहले ट्रूमैन सिद्धांत आता है, कब आता है, ये जो 1947 में आता है। मार्शल योजना 48 में आती है।
और बर्लिन नाकाबंदी कब आती है? ये आती है 49 में, और Dien Bien Phu का पतन लास्ट में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव शैथिल्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? और जो आपको कोड दिए गए हैं उनका प्रयोग करके सही आंसर आपको देखना है। पहला है क्यूबा का मिसाइल संकट, तनाव शैथिल्य के लिए क्या उत्तरदायी है? क्यूबा का मिसाइल संकट, सोवियत संघ और चीन के मध्य प्रतिद्वंद्विता, और वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप। तो कूट आपके पास है पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है? सी हो रहा है, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही राइट हैं और ये नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है तनाव शैथिल्यता में? तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही तनाव शिथिलता के लिए उत्तरदायी हैं, ये तीनों घटनाएं। आगे देखेंगे, युगोस्लाविया के विखंडन से जो राज्य बने उनके सही समूह को चिन्हित कीजिए। क्रोएशिया, स्लोवेनिया, आर्मेनिया, मैसेडोनिया और सर्बिया। ठीक है, ऐसे करके आपके पास हैं 4 ऑप्शन। तो सही प्रसिद्ध आते हैं, इसमें बना था बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, ये इतने राज्य बने थे। तो ऑप्शन डी जो आपका है ये आपका राइट हो जाएगा। बोस्निया, हर्जेगोविना, सर्बिया और क्रोएशिया, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया, ये राज्य जो है बने थे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। युगोस्लाविया के विखंडन से जो राज्य बने थे उनकी बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना है और सही उत्तर का चयन भी करना है। सुकर्णो है, तो सुकर्णो कहाँ के हैं? ये जो है देश के नाम है और ये नेता के नाम है उन देशों के। तो सही सही मिलान कर देते हैं। सुकर्णो जो है इंडोनेशिया से हैं, काफी फेमस है, यहाँ पर सी कर लेते हैं। हो ची मिन, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ से हैं, तो ये जो है वियतनाम से हैं, ई कर लेते हैं। चाओ एन लाई चीन से हैं, ठीक है, ए कर लेते हैं। और गमाल नासिर काफी फेमस नाम है, ये मिस्र से हैं, तो यहाँ पर हम बी करेंगे। और एनक्रूमा कहाँ से हैं? ये भी बहुत फेमस है, क्योंकि ये सभी जो हैं आपके नेम से संबंधित हैं। नेहरू, नासिर, टीटो, एनक्रूमा, ये सब जो है उसे सुकर्णो संबंधित हैं। ठीक है, तो ये एनक्रूमा कहाँ? घाना से हैं, यहाँ पर हम डी कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर सही हो गया, सी, ई, ए, बी और डी। ठीक है, कूट यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो आप ये अपना आंसर देख लीजिए और इसको वीडियो पॉज करके आप इसको फिर से सुन सकते हैं जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखेंगे, तो सूचियां हैं, इनका मिलान करना है और बताना है। यहाँ विश्लेषक हैं और यहाँ विचार उनके हैं या फिर बुक कह लीजिए, वो दी गई हैं और नीचे आपको दिए गए हैं कूट। पहला है चार्ल्स क्रोथहेमर, दूसरा है हंटिंगटन, फ्रांसिस फुकुयामा, पॉल केनेडी। तो सबसे पहले हम फ्रांसिस फुकुयामा देख लेते हैं। जो हम थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो तो फेमस चीजों से उठाइए उसको। फ्रांसिस फुकुयामा किससे संबंधित है? एंड ऑफ हिस्ट्री से संबंधित है। हंटिंगटन किससे संबंधित है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से संबंधित है। क्या है वो है इनका? ये थर्ड है। ठीक है, दो बहुत ही इजी है और बहुत ही फेमस है, दो को हमने चूज कर लिया। और अब हम देखेंगे कि जो हमारे ये चार्ल्स क्रोथहेमर हैं ये किससे हैं? तो चार्ल्स क्रोथहेमर हैं द यूनिपोलर मोमेंट, इससे संबंधित है। यहाँ पर हम फोर्थ कर लेंगे। ठीक है, और जो पॉल केनेडी हैं ये किससे संबंधित है? तो जो पॉल केनेडी आपके हैं ये संबंधित है द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, तो इससे ये संबंधित है पॉल केनेडी। सेकंड कर लेंगे। ठीक है, तो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला ही ऑप्शन आपका जो है राइट हो रहा है। आगे देखेंगे हम, अगला है मॉर्टन कॉपलान के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? तो इन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिमान अपने कुछ स्थापित किए हैं, बताए हैं।
तो यही पूछ रहा है कि कितने होते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये 6 होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है। और मार्टिन कॉपलान ने अपनी पुस्तक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था के 6 प्रतिमान बताए हैं। तो कैपलान की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, इसको एक बार आप फिर सुन लें। सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कब आती है? ये आती है 1957 में आती है, ठीक है। इसी में इन्होंने अपने ये 6 प्रतिमानों की बात की है। और पहला है शक्ति संतुलन मॉडल। देख लें यहाँ पर 6 प्रतिमान इंपॉर्टेंट हैं। शक्ति संतुलन मॉडल, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा देख लेते हैं शिथिल द्विध्रुवीय मॉडल। शिथिल द्विध्रुवीय मॉडल। तीसरा क्या है? कठोर द्विध्रुवीय मॉडल। कठोर द्विध्रुवीय मॉडल। चौथा क्या है? चौथा हो जाएगा सार्वत्रिक कर्ता निकाय। सार्वत्रिक, जो सार्वजनिक भी कह सकते हैं, कर्ता निकाय, ठीक है। अब हम देखेंगे पांचवा, तो सोपानिक कर्ता निकाय। पांचवा क्या होगा? सोपानिक कर्ता निकाय, ठीक है। छठा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इकाई वीटो निकाय। इकाई वीटो इकाई वीटो निकाय, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 6 जिनके जो प्रतिमान हैं, जो अपनी इन्होंने फेमस पुस्तक है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि 1957 में आती है, इसी पर इन्होंने दिए हैं। और इसमें एक बात और जुड़ती है, क्योंकि अधूरी नॉलेज कभी भी नहीं लेनी चाहिए। जो इनके 6 प्रतिमान थे, इसमें अंतिम 4 यानी कि यहां से यहां तक, ये कैसे थे? भविष्य के मॉडल थे, यानी कि भविष्य में होने वाली चीजों पर डिपेंड थे। लेकिन उनकी भविष्यवाणी सटीक सिद्ध नहीं हुई, यानी कि उनकी भविष्यवाणी जो है सही नहीं निकली। इसलिए उन्होंने 4 और मॉडल का विकास किया था, विकसित किया था। 4 और मॉडल कौन कौन से थे? नंबर 1 अति शिथिल द्विध्रुवीय निकाय। दूसरा क्या था? देतांत मॉडल, ठीक है। और तीसरा क्या था? तीसरा था अस्थायी गुटकर्ता मॉडल। अस्थायी गुटकर्ता मॉडल। जबकि चौथा क्या था? अपर्याप्त विसरित परमाणु मॉडल। ये सब इनके थे। तो ये जो है, कभी ऐसा पूछा जाए तो किस जो है विचारक के 6 प्रतिमानों में 4 जो है भविष्य के थे और वो सिद्ध नहीं हुए, सत्य नहीं हुए, तो आप जो है कॉपलान का नाम लेंगे। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया। कब किया गया? 1950, 60, 60, 70, 70, 80 या 80, 90? कब ये जो है दशक को घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1970 और 80 के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा जब तक मार्गेनथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? ऐसा किसने कहा? हाफमैन है, बेनो वासरमैन है, हेंस कार्लसन है या क्विंसी राइट है? 4 यहाँ पर नाम दिए गए हैं और सही आपको चूज करना है। तो ये हो जाएगा बी, जो बेनो वासरमैन है, इन्होंने ही ऐसा कहा था। आगे देखेंगे, किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन 2 तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध की राजनीतिक शक्ति है? क्या है? मार्गेनथाउ ने ऐसा कहा, कैटलिन ने कहा, आरिस्टोनी ने कहा या लासवेल ने कहा? ऐसा कहने वाले कौन है? तो ये मार्गेनथाउ के द्वारा ऐसा कहा गया है। चलिए आगे देखेंगे। देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मैंने बहुत बार बताया है कि देतांत शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ किन्हीं तनावों के मध्य
सामान्यीकृत विकल्प प्रस्तुत करने के तौर पर लिया जाता है, यानी कि अब कहीं तनाव है तो उसमें सामान्यीकृत चीजें आ रही, यानी कि वो सामान्य हो रहा है, शिथिल हो रहा है, उसका जो तनाव है वो कम हो रहा है। वर्तमान देतांत शब्द प्रचलित अर्थ तनाव शिथिलीकरण से है और इसका प्रयोग कब किया गया था? अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो तनाव था उसको कम करने के संदर्भ में हुआ था। जब उसमें शिथिलीकरण आ रहा था तब ये शब्द देतांत शब्द प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ये अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं और आप लोगों को पूरी तरह से पता होगा कि ये किसने किया है। तो ये मॉर्टन कॉपलान ने किया है। इसके बारे में पूरी चर्चा डिस्कशन ने कर लिया है, तो इसी वीडियो में थोड़ा सा पहले जाकर के देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर, विस्तृत आंसर मिलेगा। आगे देखेंगे, चलिए आई थिंक आज के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 30 क्वेश्चन लिए थे और हमने सभी 30 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए एक लाइक तो बनता है और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।